नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आज जनता मांगे जवाब में बात करेंगे समृद्धि का संकल्प। जी हां, मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के संकल्प के साथ विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ है, जहां सत्ता और विपक्ष के बीच भविष्य के मध्य प्रदेश को लेकर लंबी और सार्थक बहस देखने को मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार के फैसलों को विकास की मजबूत नींव बताया, तो वहीं विपक्ष ने घोषणाओं से आगे बढ़कर नियत और समयबद्ध गारंटी की मांग उठाई। 69 साल की संसदीय यात्रा के साक्षी सदन में यह सवाल केंद्र में रहा कि समृद्धि का संकल्प आने वाले समय में जमीन पर कितना उतर पाएगा। आज की चर्चा इन्हीं सवालों पर होगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा के सदन में मध्य प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने का संकल्प प्रस्तुत किया। इस संकल्प पर सदन में कई घंटों तक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल में प्रदेश हित में दूरगामी निर्णय लिए गए हैं, आने वाले समय में माइलस्टोन माने जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह सदन सत्ता का नहीं, जनता के विश्वास के रूप में परिलक्षित हुआ है। इस पर हमें गर्व है। हमारी पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाया है। हमारे पास नीति भी है, नियत भी है। विमर्श करने के बाद परामर्श दिया कि ये हमारा 17 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन है और खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत 2047 का सपना लेकर के पूरे देश को आगे बढ़ने का अमृत काल का आह्वान किया, ऐसे में हमारी विधानसभा में भी अमृत काल को लेकर के स्थापना दिवस पे कार्यक्रम बनाने का आपका परामर्श हम सबको आज फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। सदन में चर्चा की शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नेता भी है, नीति भी है, बस नियत होनी चाहिए। सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। सिंघार ने स्पष्ट किया है कि 2047 से पहले हमें 2026 की गारंटी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सरकार से यह भी मांग की है कि अपनी घोषणाओं को पूरा करने की गारंटी दीजिए। उमंग सिंघार ने यह भी कहा कि विशेष सत्र बुलाने के लिए दोनों पार्टियों ने प्रयास किए हैं। सत्र के माध्यम से भविष्य का मध्य प्रदेश कैसा बने, इस पर गंभीर और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। मुद्दों पर खुलकर बात होना जरूरी है ताकि प्रदेश के विकास को सही दिशा मिल सके। देखिए, हमने पहले लैंड पूलिंग एक्ट को लेके चर्चा करी थी और हमने विरोध किया था कि कई किसानों की जमीनें आप कोड़ियों के भाव खरीद रहे। किसानों ने विरोध किया, इनकी पार्टी के अंदर इनके विधायकों ने विरोध किया, जब जाके सरकार को, मुख्यमंत्री जी को वापस लेना पड़ा। तो ऐसे फैसले क्यों, जो किसान विरोधी फैसले। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा ने अपनी स्थापना के 69 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया था। सदन में सरकार के किए गए कामों और योजनाओं के जरिए आगामी समय में किए जाने वाले कामों के बारे में जानकारी दी गई। विधानसभा की 7 दशक की यात्रा पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसके जरिए विधानसभा की ऐतिहासिक यात्रा, महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दिखाया गया। सदन के भीतर एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते निर्णयों को भविष्य की उपलब्धियों की नींव बताया, तो दूसरी ओर विपक्ष ने नियत और समयबद्ध गारंटी की मांग कर सरकार को जवाबदेह ठहराया। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के लिए पेश किए गए समृद्धि संकल्प का परिणाम कैसा निकल कर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो देखा आपने समृद्धि का संकल्प और इसी विषय को लेकर जो आज मध्य प्रदेश के विधानसभा में एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जिस पर कैसा हो भविष्य का मध्य प्रदेश, इसको लेकर चर्चाएं हुई। हालांकि पक्ष विपक्ष में नोकझोंक भी देखने को मिली है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। पहले परिचय करवा देता हूं, सचिन सक्सेना जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शिंपी अग्रवाल जी हमारे साथ है जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। साथ ही प्रवेश गौतम जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा बीजेपी प्रवक्ता सचिन सक्सेना जी आप ही से है कि मध्य प्रदेश को लेकर, भविष्य की नीतियों को लेकर यह सत्र पूरा समर्पित रहा है। हालांकि 69 साल की पूरी यात्रा थी, संसदीय यात्रा थी, जिसको लेकर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। क्या कुछ आज इस सत्र में पेश किया गया सत्ता पक्ष की तरफ से, क्या कुछ दिखाने की कोशिश की गई? कपिल जी, सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत प्रणाम। मेरे को पैनलिस्ट शिंपी जी और प्रवेश जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, 1956 से लगाकर 2025 तक की ये जो यात्रा मध्य प्रदेश की है,
इस मध्य प्रदेश ने क्या क्या देखा है, कैसे इसने उन्नति करी, उन सभी विषयों पर सकारात्मक चर्चा करते हुए वर्ष 2047 का मध्य प्रदेश कैसा हो, उस दिशा में सरकार के क्या कार्य हो सकते हैं, ये बड़े सकारात्मक भाव से इस सत्र को आयोजित किया गया था, जिसमें विपक्ष से भी यही उम्मीद रही थी कि वो भी आके और 2047 का मध्य प्रदेश कैसा होगा उसके पक्ष में अपनी राय दें, अपने सुझाव दें, ताकि सरकार उस दिशा में आगे बढ़ सके। देखिए 2000 विपक्ष ने सवाल उठाया कि आप 26 का क्यों नहीं बता रहे, 27 का क्यों नहीं बता रहे, 2047 में। निश्चित रूप से 2047 किसी ने नहीं देखा, किसकी सरकार होगी किसकी नहीं होगी, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि मध्य प्रदेश तब भी होगा, और जब मध्य प्रदेश होगा तो मध्य प्रदेश स्वर्णिम हो, हम अपना आने वाली पीढ़ी के लिए कार्य कर सके, उनके नींव मजबूत कर सके, हम उस दिशा में सोच रहे हैं। हम उस दिशा में सोच रहे हैं। जब 1956 में मध्य प्रदेश में पहली विधानसभा जब हुई थी, उस समय पे जब उसका बजट हुआ करता था मात्र 493 करोड़ का बजट था, आज 4,21,000 करोड़ का बजट हो गया है, और भविष्य में 2047 में ये 20 लाख करोड़ तक पहुंचे। हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय जो थी वो 261 रुपए से लगा के आज 1 लाख के ऊपर पहुंची है। ये आय 22 लाख तक पहुंच सके, हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो हर वो सकारात्मक चीज जो 2047 के लिए आवश्यक है, 2047 की परिकल्पना संकल्पना जब माननीय मोदी जी करते हैं कि वो तो आत्मनिर्भर भारत की, उसमें मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रहे, मध्य प्रदेश की क्या महत्व योगदान उसमें रह सके, हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। सचिन जी, मध्य प्रदेश 2047 को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, आपने विकास को लेकर बात की, आपने निवेश को लेकर बात की, आपने कई प्रकार की जो है चीजें गिनाई हैं। साथ ही आपने कहा कि विपक्ष कह रहा है कि 2026 की चर्चा कीजिए, 2047 तो बहुत दूर है, 2027 की चर्चा कीजिए, 2047 दूर है। लेकिन साथ ही आज 3 लाख करोड़ के ऊपर कर्ज की भी बात कही है विपक्ष ने, इस पर आपने गौर नहीं फरमाया है? देखिए निश्चित रूप से कपिल जी, इस देश में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो विकास के लिए कर्ज न लेता हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी जो कर्ज लिया गया उसकी अदायगी समय पे हो रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समय समय पे कर्ज भी मिल रहा है। और वो जो कर्ज है, उस कर्ज का उपयोग हम इस देश की, इस प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था उसको मजबूत करने के लिए, इस प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, उस किसान को संबल प्रदान करने के लिए, महिला को सशक्ति प्रदान करने के लिए, हम पुल के लिए, हम सड़क के लिए, हम जलाशय के लिए, हम शिक्षा के लिए, हम स्वास्थ्य के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस कर्ज लेती थी ना, तब वो अपने भवन बनाने के लिए कर्ज लेती थी, तब वो अपने व्यक्तिगत उनके जो भोग विलास की चीजें रहती थी उनकी पूर्ति करने के लिए कर्ज लेती थी। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी कर्ज में और कांग्रेस के कर्ज में। निश्चित रूप से कर्ज ज्यादा है, लेकिन कर्ज जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश की विकास के लिए आवश्यक है, और उसी दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार सतत रूप से कार्य कर रही है। शिंपी जी, आज की जो है पूरे सदन में क्या हुआ है, बाहर क्या हुआ, अंदर क्या हुआ, सबको पता, आपको भी पता है। लेकिन जिस तरीके का आज उमंग सिंघार साहब का बयान सदन में आया है कि नीति है, नेता है, लेकिन नियत नहीं है, नियत पर सवाल खड़े किए गए हैं। जबकि बीजेपी हमेशा कांग्रेस को यह कहती है कि ना तो नेता है, ना नीति है और ना नियत है। ऐसे में उमंग सिंघार के बयान को जो आज सदन में दिया गया उसको कैसे दिखती है कांग्रेस? आदरणीय कपिल जी, हमें तो लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास न नेतृत्व है, न नीति है, न नियत है। जब वर्तमान की नींव ही कमजोर है तो इसके ऊपर आप एक भविष्य की इमारत रखने के जो मंसूबे इस पूरे प्रदेश के अंदर दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेईमान लगते हैं। देखिए, स्वास्थ्य और सुरक्षा किसी भी प्रदेश के लिए ये सबसे जरूरी मुद्दे होते हैं, और मोहन यादव जी के नेतृत्व में तो इसका बंटाधार हो गया है मध्य प्रदेश के अंदर। आप खुद बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी के समय में कितना बजट होता था। जितने बजट में दिग्विजय सिंह जी ने पूरी सरकार चला ली थी, उससे ज्यादा बजट तो आज सिर्फ शिक्षा मंत्रालय का है। बजट 37,000 करोड़ का हो जाता है, बच्चे 56 लाख घट जाते हैं। आप बच्चों के निवाले तक खा रहे हैं और आप भविष्य के निर्माण की बात कर रहे हैं। सिंगरौली की बात कर लूं तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था हम सिंगरौली को सिंगापुर बना देंगे, और 6 लाख पेड़ काट के आप सिंगरौली को इतिहास बनाने में लगे हैं और आप भविष्य की परिकल्पना कर रहे हैं। अगर कर्मचारियों की बात करूं, कल कैबिनेट मीटिंग में आपने कर्मचारी वर्गों की उसको शॉर्टलिस्टिंग किया है, लेकिन आज भी 2006 के जो वेतन भोगी थे आपने उनको स्थायी कर्मी बना के छोड़ दिया। आज तक वो अपने हाल पे हैं। उनके लिए आप क्या विजन लेके आए हैं? ना कोई सर्विस पॉलिसी है, ना कोई प्रमोशन पॉलिसी है, ना कोई उनको परमानेंट करने की पॉलिसी है। तो इसके ऊपर आपका क्या विजन है? दिया तले अंधेरा। अगर मंत्रालय के कर्मचारियों की बात करूं तो आपने उनको चौथे समयमान से पृथक करके रखा हुआ है। मंत्रालय के कर्मचारी स्वयं ये कहते हैं कि 30-35 साल तो हमारे वहीं पर गुजर जाते हैं, प्रमोशन सिर्फ कागजों में होता है, जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। उनके लिए आप क्या पॉलिसी लेकर आ रहे हैं?
आपकी नल जल योजना हो, चाहे आपकी सिंचाई परियोजना हो, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये देखिए, ये परसों की खरगोन की खबर छपी है, इसके अंदर लगभग 129 गांव हैं जहां पे 38,000 किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। वो ये लिखा है, देखिए कपिल जी, बड़े लेटर्स में, आश्वासन नहीं, हमको पानी चाहिए। तो पहले इस प्रॉब्लम को तो आप सॉल्व कर लीजिए। टाइगर प्रोजेक्ट था 1973 का, हम टाइगर स्टेट कहलाते हैं मध्य प्रदेश पूरे भारत में, और पिछले साल 46 बाघों की मृत्यु हो गई, अभी हाल ही में 6 बाघों की मृत्यु हो गई। तो जो आपके पास है आप उसको संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। आप कूनो प्रोजेक्ट लेकर आए चीतों के रिहेबिलिटेशन के लिए, 18 चीतों की 2 साल में मृत्यु हो चुकी है, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? सीएम राइस प्रोजेक्ट तो आपके अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लेकर आए थे। 9,000 मॉडल स्कूल का सपना आपने पूरे मध्य प्रदेश को दिखाया। 2021 में घोषणा करी थी, 800 करोड़ का बजट पहले फेज में अलोकेट किया था। आज धरातल पर क्या स्थिति है? मात्र 5% की प्रगति हुई है कार्य के अंदर। और कपिल जी, अगर आप भोपाल की ही सांदीपनि स्कूल देख लेंगे तो बच्चे तो टीन शेड के अंदर पढ़ रहे हैं। तो डिलीवरी कहाँ है उन वायदों की, उन विजन की? शिल्पी जी, एक मेरा आपसे व्यक्तिगत सवाल है आपसे। ये कहना चाहूंगा, आप तमाम आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल लगाइए, विपक्ष की भूमिका में है, विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना। लेकिन दिग्विजय सरकार का आपने जिक्र किया, उस सरकार को मैंने भी देखा है, करीब से देखा है शिल्पी जी, ना सड़क था ना पानी थी। और दिग्विजय सिंह ने अगर इतना अच्छा काम किया होता तो आपकी सरकार जो 22 साल से विपक्ष में बैठी हुई है, ये दिन नहीं आते। तो कहीं ना कहीं चूक रह गई दिग्विजय सिंह सरकार में, खामी रह गई कोई ना कोई, इसको मानेंगे नहीं मानेंगे आप? कपिल जी, जितनी सिंचाई परियोजनाएं हैं वो महत्वपूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकारों में ही आई है, और जो केन बेतवा का प्रोजेक्ट था वो भी कांग्रेस की सरकारों में ही आया था। हम लोगों ने चाहे शिक्षा पे काम किया हो, चाहे हमने कर्मचारियों के नियमितीकरण पे काम किया हो, हमने परिवहन पे काम किया हो, हमने हर पैमाने पर काम किया है। हाँ, ये मजबूरी जरूर थी कि उस समय का बजट हमारे पास निर्धारित हुआ करता था, लेकिन आज के बजट चलिए शिल्पी जी, समय का अभाव है, मैं सीधे प्रतिक्रिया चाहूंगा। आपके जवाब पर कुछ कहना चाह रहे हैं सक्सेना जी 30 सेकंड, फिर प्रवेश गौतम जी का रुख करूंगा। देखिए कपिल भाई, जो चीजें हमें सकारात्मक भाव से कहनी है वो सारी चीजें शिल्पी जी नकारात्मक भाव से कह रही है। हम तो आज के दिन ये चाह रहे थे कि विपक्ष भी सकारात्मक भाव से खड़ा होकर 2047 का जो हमारा संकल्प है उसमें कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाए। लाभ विपक्ष में है लेकिन कहीं ना कहीं सकारात्मक भूमिका निभाए। उन्होंने जो अब स्वीकार कर लिया खुद का कि कुल बजट उस समय जो दिग्विजय सिंह का होता था वो तो आज हमारा शिक्षा का बजट है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश कितनी तरक्की पे है। इन्होंने स्वीकार करा कि हमारे समय पे इतनी सिंचाई होती थी, आपके समय पे 7.5 लाख हेक्टेयर का रकबा हुआ करता था, जो आज बढ़ के 65 लाख हेक्टेयर हो गया है। वो तो कह रहे हैं केन बेतवा भी उनकी देन है, आपकी देन नहीं है जी। वो तो कह रही है केन बेतवा परियोजना उनकी सरकार की देन है, उसमें आपका कोई उनकी सरकार की देन तो आपने भी देखी, हमने भी देखी। अभी बड़े शिक्षक उस पर कर्मचारी पे बातचीत कर रहे थे, एक दिन में 28 लाख वेतन भोगियों को सिरे से हटा दिया गया था। ये आपने भी देखा और हमने भी देखा, और यही कारण था कि पूरा कर्मचारी अगस्त होके और दिग्विजय सिंह की सरकार शिल्पी जी, क्योंकि सचिन जी कुछ कहना चाह रही है शिल्पी जी? घोटक थी जी। कपिल जी, दिग्विजय सिंह जी के समय सिर्फ 2 प्रकार के कर्मचारी हुआ करते थे, या तो नियमित होते थे या फिर दैनिक वेतन भोगी हुआ करते थे। और ये कर्मचारी संगठन का ही आंकड़ा है कि 1.5 से 2 लाख दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण हुए हैं 97 से 2003 के बीच में। ये जो आउटसोर्स कर्मचारी है ये आप प्रणाली लेकर आए। दैनिक सीधा पूछना है, अगर नियमित बना के बैठाया है, आपकी सरकार से कर्मचारी रुष्ट हुआ, आप बताएं ना कि आपने क्या करा था। आपने न उस समय बिजली की उपलब्धता आपके पास थी, ना आपके पास में सड़क था, ना आपके पास पानी था। यही कारण है। और सबसे बड़ी बात, आज भी आप सचिन जी कहा 26,000 करोड़ का बजट नहीं और कहा 3.5 लाख करोड़ का जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करती है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को बार बार आदेश देती है कि आप सत्ता में विराजित हो, और आपको जगह जगह मिलता विपक्ष का। कारण यही है कि आप चाह के भी, क्योंकि आपने हमें। चलिए सचिन जी, सिंपल जी, समय का अभाव है, सीधा प्रवेश गौतम साहब का रुख करूंगा। दोनों पैनलिस्ट क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है, प्रवेश गौतम साहब का रुख करूंगा। प्रवेश जी, जिस तरीके से आज 69 साल की संसदीय यात्रा के मौके पर जो है एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया था, इस सत्र को कैसे देखें? सरकार ने इस पूरे सत्र को जो है विजन @ 2047 पर आधारित किया है, जबकि विपक्ष ने जो है कहा कि भैया 2026 की बात करिए, 22 साल पुरानी बात मत करिए। कपिल जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विजन की बात की 2047 पर। सबसे पहली बात तो मैं ये बता देता हूं, जो मेरी समझ कहती है कि दिग्विजय सरकार यानी कांग्रेस सरकार और भाजपा सरकार में बजट का अंतर का कारण है मुद्रास्फीति दर, रुपया का गिरना, कमजोर होना। जो 1 रुपए का पेट्रोल
2010 में आता था या 2000 में आता था, आज उसकी वैल्यू क्या हो गई है आप भी समझते हैं, इसलिए बजट का अंतर। एक जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को पूरा करने के लिए ही कर्ज में डूब रही है। कैसे? ये जो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कपिल जी, मध्य प्रदेश जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे अमृत भारत हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, आयुष्मान योजना हो, और अब तो शायद ये जी राम जी यानी मनरेगा जो कर दिया गया, इन सब में योजनाएं केंद्र की हैं, पर यदि आप उसमें फंडिंग का शेयर देखेंगे तो 60-40 या 90-100 का है। केन बेतवा में भी 10% राज्य सरकार का शेयर है, अमृत भारत में 40% सरकार भारत का राज्य सरकार का शेयर है, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो सब्सिडी है उसमें भी राज्य सरकार का शेयर है। ये जो केंद्र सरकार द्वारा थोपी जा रही, मैं पुनः कह रहा हूं, थोपी जा रही योजनाएं हैं, उनके रीपेमेंट यानी जो बैंकों से कर्ज लिया गया है उसके भुगतान के लिए सरकार को बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि योजनाएं बेकार है या व्यर्थ है, पर कई जगह व्यर्थ भी की गई है। तो मुख्यमंत्री जी 2047 की बात तो करते हैं, लेकिन कांग्रेस का भी ये सवाल ठीक है कि 2026 की बात भी कर लीजिए। वर्तमान में कई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, दिखावे की बात चल रही है, भ्रष्टाचार में करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, चाहे वह किसी निर्माण के घोटाले हो, चाहे आयुष्मान का हो, चाहे किसी चीज का भी हो। सरकार को इस पे फोकस करना चाहिए। और कपिल जी मैं एक बात बताता हूं, कोई भी राज्य तभी ग्रोथ करता है जब उसकी शासन प्रशासन की व्यवस्था और वहां के निवासियों की आय सुनिश्चित हो जाए। दुर्भाग्य से अभी उतनी सुनिश्चित नहीं हुई है, हालांकि आंकड़े कुछ सुनहरे बताए जाते हैं, पर यही केंद्र सरकार द्वारा जो देश भर में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है उसमें मध्य प्रदेश की संख्या भी अच्छी खासी है। प्लस कई सरकारी विभागों में आप देखेंगे कर्मचारी निचले लेवल पे खत्म हो चुके हैं। ठेका प्रथा पे सरकार चल रही है। ठेका प्रथा यानी आप जाएंगे तो स्टेनो, कंप्यूटर ऑपरेटर, एलडीसी, ये सारे के सारे काम आउटसोर्स बेस पे चल रहे हैं। सरकार परमानेंट इसलिए नहीं कर पा रही है कि उनके पास पैसा नहीं है। प्राथमिकताएं क्या है? कर्ज उतारना, बैंक की इंस्टॉलमेंट रीपे करना, उसमें मेजर फंडिंग जो है सरकार की जा रही है। तो मुख्यमंत्री जी जब 2047 की बात करते हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन कांग्रेस ने भी 2026 की बात की है तो उस पर भी ध्यान देने वाली बात है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकारी स्कूलों से शिक्षा के बच्चे कम हो रहे हैं, बात सही है, आरोप नहीं है, ये तथ्यात्मक रिपोर्ट है जिसमें बीजेपी को सीधे बात करनी है। प्रवेश जी आपके जवाब पर कुछ बीजेपी कहना चाह रही है, सचिन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपके जवाब पे। सचिन जी, जो आरोप लग रहे हैं, जो प्रवेश गौतम जी कह रहे हैं, उसमें उनमें कितनी सच्चाई है? वो एक निष्पक्ष पत्रकार के ऊपर बैठे तो निश्चित रूप से उनका अपना अनुभव हो सकता है, अपना अनुभव के आधार पर कोई बात बोल रहे हैं। लेकिन जब भी कोई योजना होती है तो वो योजना जनहित की होती है, जब जनहित की योजना होती है तो उसको केंद्र से अगर लागू हो रही है तो निश्चित रूप से प्रदेश का भी उसमें अपना योगदान होता है। और जब तो डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र की सरकार का जो केंद्र योजना जो है उसका लाभ सीधे यहाँ पे प्रदेश की जनता को मिल सके उस दिशा में सतत रूप से हम लोग कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रवेश जी ने अभी कहा कि नहीं अपना अंश होता है और वो अंश के कारण इसमें कर्जे में आ रही है, तो ये अपनी जगह एक अलग विषय हो जाता है। प्रवेश जी, निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य ये है कि केंद्र की सरकार की जो योजना है उसका लाभ कहीं ना कहीं प्रदेश के व्यक्ति को मिले, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मिले, और हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर उसके लिए कहीं कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है तो प्रदेश सरकार वो लेती है, लेकिन उसकी अदायगी समय पे करती है, और यही कारण है कि प्रदेश सरकार को उसका कर्ज पुनः मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा इस बात को लेकर चलती है, वो किसान को लेकर चल रही हो, मजदूर को लेकर चल रही हो, गांव गरीब को लेकर चल रही हो, किसी को भी लेकर चल रही हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की किसी भी योजना के केंद्र में ये वर्ग होता है जिसके लिए सतत रूप से सरकार कार्य करती है। शिंपी जी, 2047 के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। कहा जाता है कि बेटी आज अगर जन्म लेती है तो 18 साल बाद उसकी शादी होती है, 20 साल बाद उसकी शादी होती है, उसके लिए पहले से इंतजाम करना पड़ता है। अगर सरकार सोच रही तो हर्जी क्या है, अच्छा तो सोच रही ना, प्रदेश के विकास में योगदान दीजिए, सहमति बनाई है, उसमें अड़ंगा बनने की क्या जरूरत है? नहीं तो कपिल जी, कांग्रेस पार्टी भी तो यही कह रही है ना कि जब आप भविष्य के इमारत की बात कर रहे हैं तो कम से कम उस नींव को तो मजबूत कर लीजिए जिसने आपको कमजोर करके रखा हुआ है। और नरेंद्र मोदी जी का विजन है कौन सा? हम तो पहली बात ये बीजेपी से पूछते हैं, वो तो सिर्फ नींव पे पोस्टर चिपकाने का काम करते हैं। मनरेगा कांग्रेस पार्टी लेके आई, राइट टू एजुकेशन कांग्रेस पार्टी लेकर आई, मध्याह्न भोजन कांग्रेस पार्टी लेके आई, मध्य प्रदेश में IIT IIM
आदरणीय अर्जुन सिंह जी और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर आया। यहाँ तक कि जिस नक्सलवाद को लेकर मोहन यादव जी राजनीतिकरण कर रहे हैं और पीठ थपथपाने की बात कर रहे हैं, यूपीए 2 के अंदर इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान तक ये मनमोहन सिंह जी की सरकार लेकर आई। हमने ही इसको हाईएस्ट इंटरनल सिक्योरिटी जवाब ले लीजिएगा किया। प्रत्येक जिले बिल्कुल सचिन जी, समय का अभाव जवाब दे ही दीजिए, समय का अभाव है। सीधा मैं प्रश्न गौतम साहब का देखिए, बहुत सीधी बात है। अभी आपने जिस प्रकार से बात करी है कि कहीं ना कहीं नक्सल की बात करें तो नक्सल में छत्तीसगढ़ में आपके ही पार्टी के लोगों को किस प्रकार से मौत का घाट उठाया गया था, इसको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, तो आपको परिणाम न देखने होते। मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करता हूँ तो कावड़े आपके मंत्री हुआ करते थे तात्कालिक, उन मंत्री को घर से निकाल के नक्सलियों ने गला रेत के मार दिया था। उस समय आप कार्य नहीं कर पाए थे, तो आप ये सब कहना छोड़ दीजिए कि आपने क्या लेकर आया और क्या नहीं लेकर आया। अगर आपकी योजना इतनी ही कारगर होती तो आप 22 साल के विपक्ष में नहीं बैठे होते। और आपने बात करी माननीय नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी जी का संकल्प जो है वो कहीं ना कहीं 2047 को लेके हम अपने लिए कार्य नहीं कर रहे, हम आने वाली पीढ़ी के लिए कार्य कर रहे हैं। और जब हम आने वाली पीढ़ी के लिए कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से चलिए सचिन जी और शिम्पी जी, सचिन जी शिम्पी जी दोनों को रोकना चाहूंगा। सचिन जी शिम्पी जी दोनों को रोकना चाहूंगा। शिम्पी जी आपसे एक 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा, चूंकि समय का अभाव है। फिर प्रवेश गौतम साहब का रुख करूंगा। ऐसे कौन से सुझाव हैं जो आप सरकार को देना चाहेंगी ताकि जो 2047 का, 2026 का, 2027 का विजन पूरा हो जाए? कैसे सरप्लस कैसे हो सरकार? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार को स्वास्थ्य के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर और शिक्षा के ऊपर सबसे पहले कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि ये तीनों व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश एक भी कार्य बताएंगे शिम्पी जी हो जो बीजेपी सरकार ने अच्छा किया हो? एक काम, एक कोई भी योजना बता दीजिए जो आपको अच्छी लगती हो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी बिल्कुल विपक्ष की भूमिका में कोई योजना अच्छी नहीं लगेगी, विपक्ष का तर्क अलग होता है। चलिए शिम्पी जी, सीधा प्रवेश गौतम साहब का रुख करूंगा। बिल्कुल शिम्पी जी, बिल्कुल शिम्पी जी। प्रवेश गौतम जी, आपने भी कुछ खामियां योजनाओं को लेकर गिनाई हैं। मैं आपसे ही सजेशन लूंगा, चूंकि आपने लंबे अरसे से मध्य प्रदेश को देखा है। क्या कुछ सुझाव हो सकते हैं सरकार को ताकि सरकार जो है, जो आप कह रहे हैं कि कई योजनाओं में कर्ज लिया जा रहा है, उससे उबरने के लिए क्या कुछ उपाय होने चाहिए? कपिल जी, एक उदाहरण बहुत दे सकता हूं, लेकिन समय का अभाव है, तो छोटा उदाहरण दे रहा हूं। नगरीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना के तहत छोटी छोटी यूएलबी में करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं। वह सरकार कर्ज लेके कर रही है, लेकिन जो अंश ज्यादा हो रहा है वह नगरीय निकायों पे बोझ डाला जा रहा है। जबकि 468 से ज्यादा यूएलबी है मध्य प्रदेश में, इनमें लगभग 350 यूएलबी यानी अर्बन लोकल बॉडी ऐसी हैं जिनमें कर्मचारियों को वेतन देने तक के लिए पैसे नहीं। तो ये जो योजनाएं थोपी जा रही हैं, इस पे रोक लगनी चाहिए। समझना चाहिए कि हम कैसे काम करेंगे, निवेश को बढ़ावा दें, राजस्व कैसे बढ़ाएं, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि अपनी संपत्तियां बेच के पैसे जुटा के कर्ज उठाने की, जो शायद राज्य सरकार विचार कर रही है। जी गलत, बिल्कुल अभी उसका कोई वो उसका नहीं है, गलत है। प्रदेश जो है विकास नहीं कर पाएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात कपिल जी, मैं सचिन जी, उनकी राय हो सकती है, उससे आपको एतराज नहीं होना चाहिए। एक पत्रकार है, पत्रकार की राय होती है, सबकी अपनी राय होती है। उसको मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, मुझे उनकी राय से कोई दिक्कत नहीं है, वो बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं भाजपा प्रवक्ता के बैठा, उसको स्पष्ट करना मेरा कर्तव्य, मैं वो कार्य कर रहा हूँ। चलिए इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए प्रवेश गौतम जी आपका, डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी आपका, साथ ही सचिन सक्सेना जी आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा का आज विशेष सत्र था। इसमें मध्य प्रदेश के विकास को लेकर, भविष्य के विकास को लेकर चर्चा होनी थी, जिसमें सत्ता पक्ष ने अपनी खूबियां गिनाई हैं, प्रदर्शनी का आयोजन किया है, अभ्युदय मध्य प्रदेश को लेकर भी चर्चा हुई है। तो वहीं विपक्ष की अपनी दलीलें, अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि 2047 तो बहुत दूर की बात है, पहले 2026 2027 की बात होगी, उसके बाद 2047 का सपना दिखाना। हालांकि दोनों जो है दलों में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है और हंसी ठहाकों की जो है वजह भी सामने आई है। फिलहाल की चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।